बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। 9 मई के वाकयात बगावत के करीब तर थे। तरामीम को मैं लीड करता तो पीटीआई को भी साथ रखता। बिलावल भुट्टो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो कम अज कम मैं बोल तो सकता हूं। अदलिया के इख्तियार के गलत इस्तेमाल पर बोलने पर तौहीन लग जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा तीर मार लिया जो पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे हो। केपी हुकूमत का काम सिर्फ सड़कों पर एहतजाज करना है। कारकर्दगी 0 और मारधार नंबर 1 है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ कहते हैं पंजाब हुकूमत ने बिजली सस्ती करने के लिए 55 अरब खर्च किए, तुम भी आवाम को रिलीफ दो। और मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास शुरू। इजलास इसराइल और फ्रांस की दरख्वास्त पर बुलाया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस कहते हैं मशरिक़ वस्ता की आग भड़की तो पूरी दुनिया को लपेट मिलेगी। जंग फैलती है तो इसके तबाहकुन नताइज होंगे। इसराइल ने लेबनान से अमन फौज को मुंतकिल करने की दरख्वास्त की जो मुस्तरद कर दी। तहरीके इंसाफ के एहतजाज की कॉल पर मियांवाली को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। तमाम रास्ते बंद, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। मियांवाली से गिरफ्तार अपोजिशन लीडर अहमद खान भचर और एमएनए बैरिस्टर उमैर खान रिहा। फैसलाबाद में पीटीआई का घंटा घर चौक पर एहतजाज। पुलिस ने 4 एमपीए समेत मुतादिद कासत में ले लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी दरखास्त की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर से कहा, आपने कहा फैसला सुना दे तो हमने सुना दिया, हम सबका मुश्तरका फैसला है, बेंच पर एतराज मुस्तरद करते हैं। आप दहशत गर्दी के लिए पंजाब आओगे तो ये कबूल नहीं। खुशी है धरने, इंतशार, जलाओ गिराओ और फितना फसाद की सियासत खत्म हो गई। बहुत जल्द ये लोग किस्सा ख्वारी न बन जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा डियाला जेल में बंद शख्स ने कभी केपी हुकूमत को नहीं कहा लोगों को रिलीफ दो। हमेशा जेल से पैगाम आते सुना कि आग लगा दो, घेराव कर लो, पुलिस के सर फाड़ दो। सियासत की इजाजत तो मिल सकती है, दहशत गर्दी की नहीं। मुल्क को आगे बढ़ने और तरक्की करने दो। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तकरीब में अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम किए। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइली वजीर आजम को भागते हुए बंकर में छुपना पड़ा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल 3 इमारतों पर लगे। कई मिसाइल मोसाद के हेडक्वार्टर्स के करीब गिरे। इसराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल समेत 400 मिसाइल फायर किए गए। पासदारान इंकलाब का कहना है पहली बार हाइपरसोनिक फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। 90% मिसाइलों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इसराइली एयरबेस, एयरपोर्ट भी निशाना बने। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं इसराइल हमसे ना उलझे, हमने अपनी ताकत की अभी सिर्फ एक झलक दिखाई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह का बदला ले लिया। ईरान के फौजी सरबराह मेजर जनरल बाकरी ने खबरदार किया हमले की सूरत में इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। No mistake. The United States is fully supportive of Israel. In my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated. ईरान ने बहुत बड़ी गलती की, कीमत अदा करना होगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकी। अमेरिका भी इसराइल के दिफा के लिए मैदान में आ गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं ईरान को हमले के संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा ईरान का इसराइल पर हमला नाकाबिल कबूल है। दुनिया को हमारे साथ खड़े होकर ईरान की मजम्मत करना पड़ेगी। तर्जुमान पेंटागन का कहना है अमेरिका ने मिसाइल मार गिराने में मदद की। ईरानी मिसाइल उर्दन की सरहद पर भी गिरे, 2 अफराद जख्मी हुए। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ईरान के रहबर आला खामनाई ने ट्वीट कर दिया। इसराइल को खबरदार करते हुए लिखा इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरान का अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। ईरान ताकत का दूसरा नाम है। हमला ईरान के मफाद में किया। नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब आएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है इसराइल पर हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। इसराइल में अहम अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने कहा ईरानी मिसाइल हमला कामयाब रहा। कई इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया।
اسرائیل اپنے فوجیوں کی ہلاکتیں چھپا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس اور پی ٹی آئی کے وکیل میں سخت جملوں کا تبادلہ۔ سید مصطفین کاظمی کو کمرہ عدالت سے نکال دیا گیا۔ مصطفین کاظمی روسٹم پر آئے تو چیف جسٹس نے انہیں بیٹھنے کی ہدایت کی اور کہا آپ نہیں بیٹھ رہے تو پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ مصطفین کاظمی نے کہا کہ آپ کر بھی یہی سکتے ہیں۔ مصطفین کاظمی نے بینچ میں شریک جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل پر اعتراض اٹھا دیا۔ سید مصطفین کاظمی دوبارہ روسٹم پر آئے اور کہا یہ 5 رکنی بینچ غیر قانونی ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے، ہم 500 وکیل باہر کھڑے ہیں۔ عدلیہ پر جب بھی قدغن لگانے کی کوشش ہوئی وکلا باہر نکلے۔ یہ آئینی ترامیم غیر قانونی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم آئین کی سربلندی اور آزاد عدلیہ چاہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا حق اور سچ کا ساتھ دو، آج پھر آئین پر شبخون مارا جا رہا ہے۔ لطیف کھوسا نے کہا آج پھر ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس سے غلامی میں دھکیل دیا جائے گا۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے سامنے وکلا کا احتجاج۔ آئینی ترمیم کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے۔ آئندہ 2 ہفتے میں ترامیم سے متعلق معاملات واضح ہو جائیں گے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا مولانا چاہتے ہیں ترامیم میں آئین سے متصادم کوئی چیز نہ ہو، عدلیہ آئین کو اصل شکل میں لانے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے جا رہی ہے۔ آرٹیکل 63 کو صحیح شکل میں بحال کرنا کوئی احسان نہیں ہے۔ ایک شخص کو فیوریٹ بنا کر پیش کیا گیا، اس کے کالے کرتوت چھپائے گئے، ریلیف کی فیکٹریاں کھول دی گئیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عدالتیں خواہشات اور پسند ناپسند پر فیصلے نہیں کرتی، افتخار چودھری، ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال سے حساب لینا چاہیے۔ آپ نے ذاتی خواہشات میں قانون کی کس طرح دھجیاں اڑائیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے آئینی عدالت بنے اور لوگوں کو ریلیف ملے۔ کراچی کے شہریوں پر کے الیکٹرک کا عذاب مسلط ہے۔ کے الیکٹرک بورڈ میں کون لوگ شامل ہیں مجھے نہیں معلوم۔ اسلام آباد سے لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ کے الیکٹرک بورڈ میں سندھ حکومت کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں تحریک انصاف نے ملک کی معیشت سے کھیل کھیلا، ملک کو سنبھالنے میں 2 سال لگے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے پاکستان معاشی بحران سے نکلنے کی طرف جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ممتاز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا، بولے ہمیشہ آپ کی ویڈیو شوق سے دیکھتا ہوں، دنیا کے سامنے آپ اسلام کا مثبت چہرہ اجاگر کر رہے ہیں۔ ذاکر نائک نے کہا پاکستان اسلام کے نام قائم ہوا، پاکستان آ کر برسوں کا خواب پورا ہوا۔ پاکستان میں قیام کے دوران مختلف شہروں کے دورے کروں گا، علماء کرام سے ملاقات ہوگی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم 3 روزہ دورے پر آج پاکستان آئیں گے۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ بابر اعظم پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے مستعفی، دوسرا موقع ملنے کے صرف 6 ماہ بعد وائٹ بال ٹیم کی قیادت چھوڑ دی۔ کہا کپتانی کا تجربہ اچھا رہا لیکن ورک لوڈ بڑھ گیا تھا، اپنی کارکردگی کو ترجیح دینا، بیٹنگ کا لطف اٹھانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ وائٹ بال ٹیم کا کپتان کون ہوگا فیصلہ نہ ہو سکا۔ محمد رضوان کپتانی کے لیے مضبوط امیدوار۔ ذرائع کے مطابق وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن T20 میں نیا کپتان لانے کے خواہش مند، ون ڈے میں بابر کو ہی کپتان دیکھنا چاہتے تھے۔ پی سی بی کا کہنا ہے بابر اعظم کو مکمل سپورٹ کرتے رہیں گے، ان کے پاس پاکستان کرکٹ کو دینے کے لیے اب بھی بہت کچھ ہے۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، مہنگائی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں پاکستان اکنامک ڈیش بورڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا مائکرو اکنامک استحکام کے لیے مستقل حل تلاش کرنا ہوگا۔ بینکنگ سیکٹر نجی شعبوں کو قرض دینا شروع کرے، اگر چاہتے ہیں IMF کا یہ آخری پروگرام ہو تو نجکاری اور اصلاحات پر عمل کرنا ہوگا۔
वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर इजलास, शंघाई ताउन तंजीम के सबराही इजलास के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा SCO समिट में कई सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद कौम के लिए बाइस एजाज है। फूड प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाए जाएंगे। पाक फौज, रेंजर्स, SCO और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। कराची में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया में तशवीशनाक हद तक इजाफा। खतरनाक मच्छर के काटने से बीमार अफराद से अस्पताल भरने लगे। माहिरीन सेहत का कहना है इन बीमारियों के फैलने की वजह मुज़र सेहत पानी और मच्छरों की अफजाइश है। खुद डॉक्टर बनने से गुरेज करें। एंटीबायोटिक दवाओं के बजाय मौलज की हिदायत पर अमल करें। लाहौर में बीनाई से महरूम अफराद का वजीर आला हाउस के सामने 10 रोज से धरना। 7 क्लब चौक पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है मुतालबा तस्लीम होने तक एहतजाज और धरना जारी रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की करारदाद मकासद की डायमंड जुबली की तकरीब में शिरकत। कहा कायदे मिल्लत लियाकत अली खान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। करारदाद मकासद में इंसाफ, मसावात और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। करारदाद मकासद के असरात हमारी इज्तिमाई जिंदगी पर नुमाया देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान में हर एक को मजहबी, समाजी और मौशरती आज़ादी हासिल है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए मुल्तान पहुंच गई। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लिश टीम रात गए पाकिस्तान पहुंची। मेहमान टीम आज और कल आराम के बाद 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। खवातीन का 9वां T20 वर्ल्ड कप कल से शुरू होगा। पाकिस्तान का श्रीलंका से दुबई में टाकरा होगा। इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। खवातीन वर्ल्ड कप में पहली बार इनामी रकम मर्दों के वर्ल्ड कप जितनी यानी $2.34 मिलियन रखी गई है। सूरज को आज ग्रहण लगेगा। रवा साल के दूसरे और आखिरी सूरज ग्रहण का आगाज रात 8:43 पर होगा। रात होने की वजह से पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। बरे आजम, अमरीका और अंटार्कटिका में नजारे देखने के खुसूसी इंतजाम। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप का ड्रामा तालीम बालगा 2.0 पेश किया गया। शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। सकाफती मेले में दुनिया भर से आए फनकार अपने फन के जौहर दिखा रहे हैं। और कॉमेडी किंग उमर शरीफ को मदाहों से पिछले 3 बरस बीत गए। उमर शरीफ तकरीबन 5 दिहाइयों तक मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पे है जैसे लाजवाब स्टेज ड्रामे आज भी बेहद मकबूल।